राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पगली कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आप इसके पिछले भाग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप आसानी से चैनल पर जाकर इसके बाकी के भागों को पढ़ सकते हैं। आपने इस कहानी के पिछले भागों में पढ़ा कि ये कहानी एक पागल लड़की की कहानी है जो कि गर्भवती थी और गांव के कुछ लोग उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। अब वह लड़की गर्भवती कैसे हुई और पागल क्यों हुई, इसके बारे में हम आपको इस भाग में बताएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नरेश ने बताया कि सुरेश इस मास्टर की सारी करतूत एक मोबाइल में छुप छुप कर रिकॉर्ड करता था। वह वीडियो आज भी है हमारे पास। वह हाथों हाथ हमारे पास उन वीडियो को ट्रांसफ़र कर देता था। दादी बोली, मोबाइल ई का होवत है। दादी की बात सुनकर नरेश बोला, दादी 1 मिनट रुको। ये कहकर वह अपने साथी पुलिस से एक मोबाइल लाकर दादी को वह पुराने वीडियो दिखाने लगता है। दादी हैरानी से उस वीडियो को देखते हुए बोली, ई यंत्र तो बड़ा महंगा लागे है। इतना महंगो यंत्र सुरेश के पास? इतने पैसे तो ना रहे उसके पास। नरेश ने कहा, अब सुरेश ने इसे कैसे खरीदा था या फिर उसके पास कहाँ से आया ये तो मुझे नहीं पता, पर एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी। एक छोटे से कस्बे में रहकर भी वह खुद को आधुनिक बनाकर रखता था और शायद उसे गंवार समझने वाले यह सोचते थे कि उसे कुछ भी नहीं पता। शायद इसीलिए उसने अपनी बाजी मार ली। दादी बोली, अब हमका याद आए रहे है कि काहे ऊ जमीन बेचने के लिए इतना उतावला हो रहो थो। असल माँ वह इस यंत्र को खरीदना चाहता था, पर ई काम ऊ हम सबका बताए के भी तो कर सकतो थो। रीना बोली, दादी आप तो उन्हें हर काम के लिए रोकती थीं। ऐसे में वह अगर आपको बता देते कि वह एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं ताकि इससे अजय मास्टर की करतूत रिकॉर्ड हो सके, तो क्या आप उन्हें खरीदने देती? दादी बोली, फिर तो ऊ रात की घटना भी ई यंत्र में कैद हुई। नरेश ने कहा, नहीं, उस रात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए तो उसकी हत्या का राज हम नहीं जान पाए और वही जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। अब रीना ही बता सकती है कि उस रात क्या घटा था। दादी ने पूछा, फिर तो बबुआ हमारी रीना से ब्याह करना भी तुम्हारे काम का ही अंश हुई। और हम पगली समझ रही थी कि अब रीना की चिंता से हम मुक्त हो गई। रीना ने कहा, दादी अगर यह इनके काम का हिस्सा ना भी होता तो भी मैं इस शादी को आगे नहीं बढ़ाती, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और ना ही मैं तरस की वजह से किसी पर अपना भार देने वालों में से हूँ। मास्टर जी, ओ नहीं नहीं सर जी, आपको मुझसे जो भी जानना है मैं सब बताऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बाबा की मेहनत और कुर्बानी को नज़रअंदाज नहीं किया। और दादी की बातों का जरा भी बुरा मत मानिएगा, वह तो बस मेरी चिंता की वजह से उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, इससे पहले कि नरेश उसे कुछ कहता या बता पाता। अचानक रीना के पेट में तेज दर्द होने लगा। वह जमीन पर बैठकर दर्द से छटपटाने लगती है। दादी और नरेश उसे तुरंत उस कस्बे के बाहर एक अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टरी जांच से पता चलता है कि उसका बच्चा तो 2 दिन पहले ही मर गया था और उसे अगर तुरंत निकाला नहीं गया तो रीना को भी बचा पाना मुश्किल है। खैर, रीना का ऑपरेशन किया गया, पर उसकी हालत नाजुक थी। दादी बाहर बैठी थी और परेशानी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। और नरेश अब उनके बगल में जाकर बैठ जाता है और कहता है, दादी परेशान मत होइए आप, रीना बहुत ही बहादुर लड़की है, देखिएगा वह इस खतरे से भी बाहर आ जाएगी। दादी बोली, हम ए लिए परेशान नहीं हैं कि उसका तबीयत ठीक नहीं, हम तो ए लिए परेशान हैं कि वो ठीक हुई के भी अब का करी। का बचो है अब उसके जीवन में, बाप रहो नहीं, बलात्कार, ऊपर से एक बच्चा रहो जो तो से थोड़े आस रही के चलो ओकार ब्याह हो गयो, अब वो भी नहीं रहो। का हुई ऐसे जीवन का, ऐसे अच्छा तो ई मर जात। नरेश बोला, ऐसे मत बोलिए दादी, रीना से शादी भले ही मैंने अपने काम के लिए की, पर अब मैं उसे सच में अपनी पत्नी मानता हूँ।
हाँ, अगर रीना इसे एहसान समझकर इस शादी को ना माने तो मैं उस पर जोर भी नहीं डालूंगा। दादी बोली, क्या सच में तुम अभय भी ओका अपनी पत्नी मानत हो? नरेश ने कहा, हाँ दादी। फिर दादी बोली, लेकिन हमार रीना का दिमाग खराब हो गयो है कि ऊ ई ब्याह से इनकार करी। ये तो उसका सौभाग्य है जो तोहार जैसन पति ओके मिले। दादी की इस बात पर नरेश मुस्कुरा देता है। खैर कुछ घंटों बाद रीना को होश आ जाता है और दादी उससे खुशी में कहती है, अरे रीना, तोहार तो भाग्य खुल गवा। बबुआ अभय भी तोके अपनाने को तैयार है। तोहार दुख तो अब खत्म हुई गवा। पहले ई बच्चा से जान छूटो, अब तोहार जिंदगी माँ कोनो झमेलो नहीं। रीना खामोशी से नरेश की ओर देख रही थी। पता नहीं उसे नरेश के इस फैसले के पीछे बेबसी क्यों दिख रही थी, पर वह इस बारे में दादी से कुछ नहीं कहती, पर नरेश से कहती है, सर जी, आपको मेरा बयान लेना है ना? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नरेश ने कहा, नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है। पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर ले लूँगा तुम्हारा बयान। फिर कुछ दिनों बाद रीना ठीक होकर घर आ जाती है, पर वह नरेश के साथ नहीं, दादी के साथ ही रहेगी, ऐसा कहकर वह दादी के घर ही आ जाती है। नरेश रीना से मिलने के लिए दादी के यहाँ जाता है और थोड़ी देर हाल चाल पूछने के बाद रीना उस रात की घटना बताना शुरू करती है। रीना बोली, उस रात मैं गहरी नींद में सोई थी। पता नहीं बाबा ने अचानक मुझे उठाया और बिना किसी शोर शराबे के मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैंने उनसे कई दफ़ा पूछा भी कि मुझे वह कहाँ ले जा रहे हैं, पर उन्होंने बिना किसी आवाज़ के चलते रहने को कहा। फिर हम दोनों चलने लगे सुनसान सड़क पर। ऊपर से रात का वक्त। बाबा को पता नहीं डर लग रहा था या नहीं, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने बाबा से वहीं रुककर पूछा, बताइए ना बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? दादी उठ जाएंगी और मुझे अपने पास ना पाकर परेशान हो जाएंगी। कम से कम उन्हें तो बताकर आते। बाबा बोले, सुन बेटा, किसी को भी बताकर आने का वक्त नहीं था हमारे पास। उन लोगों को मेरी योजना का पता चल गया है और अब वह हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी तो बस जान ही ले सकते हैं, पर मुझे तेरी चिंता है। वैसे भी उस अजय की गंदी नज़र तुझ पर पहले से ही है, इसीलिए सबसे पहले मुझे तुझे एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा ताकि अजय तुझ पर हाथ न डाल सके। मैं बोली, पर बाबा, आप दूर भेजकर उनसे मुझे तो बचा लेंगे, पर आप और दादी, आप दोनों को भी तो खतरा है। और ऐसी कौन सी योजना है जो उनको पता चल गई? बाबा ने कहा, बेटा, मैं इस कस्बे के बारे में सोचता हूँ। ये पूरा कस्बा ही मेरा परिवार है और इन भेड़ियों ने इस कस्बे को अपनी अय्याशी का ठिकाना बना रखा है और मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। पर एक धोखेबाज ने मेरी पीठ पर छुरा भोंक दिया। वह कहते हैं ना कि रावण को हराना नामुमकिन होता अगर जो विभीषण ने राम का साथ न दिया होता। बस मैं भी इस कस्बे के विभीषण को समझ नहीं सका और उसे अपना हर राज बताता गया। रीना फिर नरेश से कहती है, उस दिन तो मैंने बाबा से पूछा नहीं, पर अब समझ में आ गया है कि वह राजीव काका के बारे में ही बात कर रहे थे। मैं इतना डरी हुई थी कि बाबा को बड़े ही बेमन से सुन रही थी। हर वक्त ऐसा लग रहा था मानो कोई अचानक सामने आ धमकेगा। नरेश ने कहा, पर तुम्हारे बाबा को जब पता ही था कि तुम लोगों पर मुसीबत आने वाली है, तो फिर इतनी रात को तुम्हें लेकर उन्हें नहीं निकलना चाहिए था। रीना बोली, बात तो आपकी सही है, पर अगर घर ही सुरक्षित ना हो तो फिर सुनसान सड़क का क्या कहना? नरेश ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? रीना ने कहा, आगे हम काफ़ी देर से चले जा रहे थे कि तभी एक बस आती दिखाई देती है। बाबा वह बस देखकर न जाने क्यों घबरा गए, क्योंकि इतनी रात को बस, वह भी सुनसान सड़क पर। बाबा ने मुझे अपने पीछे कर दिया और वहीं सड़क के किनारे रुक गए और बस के गुजरने का इंतजार करने लगे। पर वह बस आकर हमारे सामने ही रुक गई और उसका ड्राइवर बाबा से कहता है, चलो भाई साहब, कहीं छोड़ दूं क्या? बाबा बोले, नहीं नहीं, हमारा घर पास में ही है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। वैसे इतनी रात को इस सड़क पर बस कहाँ से आ रहे हो भाई, और कहाँ को जा रहे हो?
ड्राइवर बोला, अरे भाई साहब, तीर्थ यात्री हैं सभी, बस अब सारे अपने घर को लौट रहे हैं। बाबा और मैंने बस में झांका तो उस बस में बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी बैठे थे। तो बाबा को उस ड्राइवर की बात पर यकीन आ गया। हम अपने कस्बे से काफ़ी दूर भी आ गए थे, इसीलिए हमें अजय और उसके आदमियों का डर भी नहीं था। बाबा ने फिर उस ड्राइवर से कहा, भाई, क्या हमें सबसे नज़दीकी बस अड्डे तक छोड़ दोगे? ड्राइवर ने कहा, पर तुमने तो कहा था कि यहीं नज़दीक ही तुम्हारा घर है। फिर अब बस अड्डा? बाबा बोले, हाँ, वह अचानक इतनी रात को सुनसान सड़क पर बस देखकर डर गया, इसीलिए झूठ कह दिया था। फिर हम दोनों बस पर चढ़ जाते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। हम बस में चढ़कर बैठ गए और थके होने की वजह से थोड़ी देर बाद ही हमारी आंख लग गई। शायद हम बस में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मैं भी चैन से सो रही थी और रात का वक्त, चारों तरफ शांति, बस भी सरपट सड़क पर दौड़े चली जा रही थी। अचानक मेरी नींद बाबा के शोर से खुली। बाबा चीख रहे थे, रोको बस, हमें यहीं उतरना है। मैं कह रहा हूं ना, रोको बस। मैं भी अचंभित थी कि क्यों बाबा ऐसा कह रहे हैं। फिर मैंने बाबा से इसका कारण पूछा, क्या हुआ बाबा, आप इस बस को क्यों रुकवा रहे हैं? बाबा बोले, जरा बाहर झांक कर देख, तुझे खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मैंने जब बाहर झांका तो मेरे होश ही उड़ गए। नरेश ने पूछा, ऐसा क्या देख लिया तुमने? रीना बोली, हम वापस अपने कस्बे के रास्ते की ओर ही जा रहे थे। नरेश हैरानी से बोला, क्या कस्बे की ओर? पर वह कैसे? रीना ने बताया, हमारा घर से भागना, हमारी योजना, सभी कुछ अजय और राजवीर को मालूम पड़ चुका था और इसीलिए उन्होंने हमारा पीछा करने की जगह हमें वापस इसी कस्बे में लाने की ठानी, क्योंकि यही एक ऐसी जगह थी जहां वह जो चाहे कर सकते थे। ऊपर से उन्हें यहाँ पूरा सहयोग भी मिलता। अगर गलती से उन्हें किसी ने कोई जुर्म करते हुए देख भी लिया तो भी वह सुरक्षित ही रहेंगे। खैर, उस बस ड्राइवर ने बाबा की एक भी बात नहीं सुनी और अंत में हम आ पहुंचे अपने कस्बे के स्कूल में। हमें बस से ज़बरदस्ती उतारा गया और फिर राजवीर ने उस बस ड्राइवर को जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वह बस वहाँ से 9-11 हो गई। मेरी धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर अजय मेरे सामने आकर मेरे बाल खींचकर मेरे बाबा से कहता है, सुरेश, अगर हमारे मुताबिक चलते तो आज तेरी बेटी का वह हाल नहीं होता जो अभी इसके साथ होने वाला है। अब तू अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की इज्जत लुटते देखेगा। बाबा जोर से चीखे, खबरदार, जो रीना को छूने की कोशिश भी की, अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लोग सब बहुत पछताओगे। तुम्हें नहीं पता कि मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब भी वक्त है, इस कस्बे को छोड़कर चले जाओ, वरना कहीं इतनी देर ना हो जाए कि चाहकर भी तुम लोग यहाँ से सही सलामत ना जा सको। राजवीर हंसते हुए कहता है, अरे सुरेश, तेरी बात सुनकर तो ऐसा लगता है मानो मैं नहीं तू ही नेता है। ठीक है, चल तेरी भी पहुँच देख ही लेंगे, पर पहले जो तेरी बेटी को करने के लिए यहाँ लाए हैं वह तो कर लें। यह सब कहते हुए रीना बिलक बिलक कर रोने लगी। इस पर नरेश उसे पानी ला कर देता है और कहता है, रीना, आगे क्या हुआ होगा मैं समझ गया, पर फिर भी तुम्हें अपनी जुबान से कहना होगा। मेरा बस चलता तो इस प्रक्रिया को यहीं रोक देता, पर मैं भी कानून के हाथों मजबूर हूँ। रीना बोली, मैंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं, तो आपको कैसे पता चल गया? तब नरेश बोला, पुलिस वाला हूँ, इतना तो समझता हूँ कि एक अकेली लड़की जिसको अजय जैसे राक्षस ने पकड़ा हुआ था तो उसके साथ क्या हुआ होगा। रीना बोली, सिर्फ मेरा बलात्कार हुआ होता तो फिर भी मैं कहती कि आपने सही समझा, पर नरेश बोला, सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ तो फिर और क्या? ओह, तुम्हारे बाबा की हत्या भी? रीना बोली, और भी बहुत कुछ सर जी, और भी बहुत कुछ। ऐसे ही मैंने अपना दिमागी संतुलन नहीं खो दिया। ये लोग इंसान नहीं, हैवान हैं, हैवान। इतना कहते ही रीना की हालत बिगड़ने लगी और वह जोर जोर से सांस लेने लगी। नरेश उसकी बिगड़ती हालत को देखकर
अपनी कानूनी प्रक्रिया को रोक देता है और उसे दवाई देकर सोता छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। पर अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी कि आखिर इतना क्या भयंकर घटा था जो रीना इतनी बेचैन हो गई। यही सोचते हुए दादी से कहकर चला जाता है कि वह अगले दिन आएगा। अगले दिन नरेश जब रीना के घर पहुंचा तो रीना ने कहा, जानते हैं सर जी, बलात्कार एक लड़की के लिए जीते जी मौत की सजा है, जहां उसका शरीर तो जिंदा रहता है पर आत्मा मर जाती है। और जब सामूहिक बलात्कार हो तो फिर उस दर्द का बयां तो हो भी नहीं सकता। नरेश हैरानी से बोला, सामूहिक बलात्कार? सामूहिक बलात्कार हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे तो लगा था कि सिर्फ अजय ने। छी, पता नहीं है दरिंदे अब तक खुले कैसे घूम रहे थे। मेरा बस चले तो एक एक को गोली मार दूं। रीना ने भरे गले से बताया, पहले अजय, फिर उसका जीजा, फिर उसके 2 आदमी, और फिर तो न जाने कितने ही आए। शायद मैं वह देखने की हालत में भी नहीं थी। मेरे बाबा बस चीखे जा रहे थे और मुझे अपने बाबा का वह बेबस चेहरा ही दिख रहा था। हाँ, ये पता नहीं चल रहा था कि बाबा उनसे किस बात की माफ़ी मांगे चले जा रहे थे, पर शायद अब उस बात का भी जवाब मिल गया। शायद वह वीडियो वाली बात का पता उन्हें भी चल गया होगा। एक वक्त ऐसा आया जब बाबा ने चीखना बंद कर दिया। शायद मेरे चिथड़ों को देखकर वह पत्थर बन गए थे। फिर बाबा ने कहा, आज जो दुर्दशा तुम लोगों ने रीना की है, अगर इससे भी बदतर दशा मैंने तुम लोगों की ना की तो मेरा नाम भी सुरेश नहीं। बेचारे मेरे बाबा अब भी लड़ रहे थे। फिर जो हुआ वह देखने के बाद ही शायद मैं अपने होश खो बैठी। नरेश ने पूछा, क्या हुआ उसके बाद? रीना बोली, मुझे नग्न और अधमरी हालत में ही खींचकर उन दरिंदों ने बाबा के सामने पटक दिया। मुझे जरा सा होश था, पर बाबा को देखकर मैं जोर जोर से बिलखने लगी। बाबा अपनी कमीज खोलकर मुझे ढकने के लिए आगे बढ़े कि तभी उन दरिंदों ने बाबा को दबोचकर उनके मुंह में जबरदस्ती तेजाब डालना शुरू कर दिया। उस समय बाबा की चीख मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरी आंखों के सामने बाबा तड़प रहे थे। उनकी तकलीफ शायद ही कोई समझ रहा होगा। उनके अंदर के अंग मानो गल रहे थे। ना तो वह मर ही रहे थे और ना ही वह चटपटाना बंद कर रहे थे। मेरे अधमरे शरीर में जैसे अचानक जान आ गई। मैं बाबा बाबा चीखती हुई उनके पास गई। वे दरिंदे हंस रहे थे। शायद मैं नग्न हूँ, मुझे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा। मैं बस बाबा को पकड़कर रोए जा रही थी। इतने में भी उन दरिंदों को चैन नहीं मिला। उन्होंने मेरे बाबा को मेरे पास से खींचकर उनके ऊपर भी तेजाब डालना शुरू कर दिया। मेरे बाबा का सारा शरीर गलता जा रहा था। वे इस कदर तड़प रहे थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर मेरे बाबा ने मेरे सामने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया और उसी के साथ मैंने अपना खुद के साथ रिश्ता भी तोड़ दिया। उसके बाद फिर मेरे जीवन में आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे फिर जिंदा क्यों छोड़ा मैं ये भी नहीं जानती। ये कहकर रीना फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद उसकी दादी कहना शुरू करती है, हम तो रात ही से परेशान रहो कि ई बाप और बेटी कहाँ चले गए हो, पर जब सुबह बाहर शोरगुल सुनाए रहो तो हमऊ भी स्कूल के बाहर गए हतो और जो हम देखो उससे हमारा होश ही उड़ गवा। सुरेश का पूरा शरीर गले रहो और रीना सुरेश का कमीज में अर्धनंग हालत में वहाँ बेहोश पड़ी रही। सारा गांव वाला वहाँ रहो पर कोनो भी आगे आनो की हिम्मत ना कर लो तो हमई रीना को एक बोरी से ढक दियो और फिर वहाँ पुलिस आए रहो। सुरेश की लाश ई कही के पोस्टमार्टम हुई ले गए। फिर कभी हमका ओकार लाश ना मिले। बाद में खुदकुशी बताई के अपना पल्ला झाड़ लिए पुलिस। और इधर रीना को होश आए रहो पर ई अपनी दिमागी हालत खो देल रही। एक साथ दुई तूफान हमार ऊपर गिर गए लो। नरेश ने कहा कि शायद उन्होंने तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया होगा या फिर ये सोचा होगा कि तुम्हारे बाबा के ना रहने से तुम क्या ही कर लोगी। खतरा तो उन्हें तुम्हारे बाबा से था। दादी बोली, नहीं नहीं, और रीना को जिंदा रखे का एक और कारण हुई ताकि वो मास्टरवा जब चाहे इससे अपना भूख मिटा सके।
फिर दादी बोली, खैर जो हो गई मिट्टी डाल दियो ऊपर, अब जो हुई वालो रहो, ऊ होई गई, अब का बात करो। अब ता हमार रीना एक पुलिस अफसर की लुगाई हो। रीना ने कहा, नहीं दादी, मैं इस शादी को नहीं मानती, मुझे नहीं रहना इनकी बीवी बनकर। दादी बोली, का कहो रहो करमजली, ऊ तो तोहार भाग्य अच्छा रहो कि ई बबुआ तोहार जिंदगी में आए रहो, वरना एक लड़की जेकर साथ इतना कुछ घट गयो ओकर साथ ब्याह कौन करी। रीना ने कहा, मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पूरी जिंदगी एहसानों तले दबकर जीना मुझे मंजूर नहीं। सर जी, आपको जब भी मेरी गवाही या मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर रहूंगी, पर इस शादी को आप भूल जाइए और हो सके तो आप इस कस्बे से भी चले जाइए। नरेश बस रीना की बातों को सुनता रहा। शायद वह भी अंदर से यही चाहता था, इसीलिए बिना एक शब्द भी कहे वह रीना के घर से चला जाता है। उसके जाते ही दादी बोली, का करो करमजली, इससे अच्छो तो तू पागल ही रहती। भगवान ने तोहार दुख देखकर इतना अच्छो वर भेज दियो, पर तू अपने हाथों से सब सत्यानाश कर दियो। देख रहा है सुरेश, काहे ई जंजाल को हमार माथे रखकर चला गया। ये कहकर दादी रोने लगती है। रीना भी रोना चाह रही थी, पर शायद उसके आंसू अब सूख चुके थे। अगले दिन नरेश ना तो रीना के घर आया और ना ही उसको किसी ने कस्बे में देखा। रीना को लगा वह जाने के लिए इतना उत्सुक था कि मेरे मना करते ही यहाँ से चला गया। रीना थोड़ी उदास तो हुई, पर फिर वह अपने आप को सामान्य दिखाने लगी। तभी गांव का एक आदमी आकर दादी से कहता है, अम्मा, ऊ नया मास्टर जो है ना, ऊ की तबीयत बहुत खराब है, सुबह से बिस्तर पर पड़ो है। ऊ तो रामू काका ऊका दूध देवे गए रहो तो पता चलो। रीना भी वहीं थी। ये खबर सुनते ही वह दौड़ी नरेश के घर, तो देखा नरेश बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। रीना फटाफट से उसके लिए काढ़ा बनाकर ले आती है और काढ़ा पिलाने के बाद नरेश के सर पर पानी की पट्टी रखने लगती है। उसके बाद रीना वहीं रहकर नरेश की सेवा करने लगती है। धीरे धीरे नरेश ठीक होने लगा। वह देखता है कि उसके कुछ भी कहने से पहले ही रीना सब कुछ उसके सामने हाजिर कर देती है। एक दिन वह रीना को एकटक देखे जा रहा था और शायद कुछ पूछना भी चाहता था। रीना ने जब उसे ऐसे देखते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या पूछना चाहते हैं सर जी? यही कि मैं यहाँ क्यों हूँ और अपने घर क्यों नहीं जा रही? तो आप चिंता मत कीजिए, आप एक बार ठीक हो जाइए तो मैं चली जाऊंगी, फिर आप भी अपनी माँ के पास चले जाइएगा, आखिर उनको भी तो आपकी फिक्र सताती होगी। नरेश रीना की बात सुनकर चौंका और बोला, तुम्हें कैसे पता? रीना बोली, माँ तो सबकी होती है ना, तो जाहिर सी बात है आपकी भी होंगी। हाँ, कुछ मेरे जैसे बदनसीब होते हैं जिनकी माँ नहीं होती। खैर छोड़िए ये सब बातें, आपके लिए खिचड़ी बनाई है, अभी वह खाकर यह काढ़ा पी लीजिए। नरेश ने कहा, नहीं, मुझे खिचड़ी नहीं खानी और ना ही यह काढ़ा पीना है। रीना बोली, हाँ समझ आ रहा है कि तबीयत ठीक हो गई है, वरना अब तक मैं क्या दे रही थी, कुछ सुध भी थी आपको? अब चुपचाप कुछ दिन और यह सब खा लीजिए, बाद में जो मर्जी हो वह खा लीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं एक पत्नी की तरह आपके ऊपर हुक्म चला रही हूँ, पर नहीं, ये बस दोस्ती ही समझ लीजिए। नरेश चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। न जाने क्यों रीना की बातें उसे बहुत अच्छी लग रही थीं। फिर रीना कहती है, एक बात पूछूं आपसे, यहाँ से जाने के बाद हम सबको याद रखिएगा या भूल जाइएगा? मतलब हम तो आपसे मिलने शहर जा नहीं पाएंगे, पर आप तो कभी कभार आएंगे ही ना। नरेश उसकी इस बात पर उसे एकटक देखे जा रहा था और रीना उससे नजरें चुरा रही थी, और चाहकर भी रीना नरेश के लिए अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रही थी। फिर नरेश बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब तुम दोगी क्या? रीना ने कहा, हाँ पूछिए। नरेश ने पूछा, तुमने हमारी शादी को मानने से इनकार क्यों किया? क्या सच में तुम ऐसा ही चाहती हो? रीना अब तक जो अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, नरेश के इस सवाल से अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी और रोते हुए बोली, सर जी, कहाँ आप पढ़े लिखे एक बड़े अफसर और कहाँ मैं एक गांव की मामूली सी लड़की। माना आपने अपना फर्ज निभाने के दौरान
मुझसे शादी की, और तब मेरी मानसिक अवस्था भी ऐसी नहीं थी कि यह सब कुछ रोक या समझ पाती। पर अब तो सब समझती हूँ ना, फिर क्यों ज़बरदस्ती उस रिश्ते को ढोना जिसमें कोई लगाव या प्यार ही ना हो। और आपको मेरे लिए बुरा महसूस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जब अपने घर वापस चले जाइएगा तब देखिएगा, इस रीना को ज़्यादा दिन तक आप याद नहीं रख पाएंगे। नरेश ने पूछा, और तुम भी मुझे भूल जाओगी? रीना ने जवाब दिया, हाँ तो और क्या, जिंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते रहना ही है। लोगों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, और वैसे मेरी दादी का और मेरा एक दूसरे के साथ होना ही काफ़ी है। नरेश कुछ नहीं कहता और रीना भी अपने घर चली जाती है। शाम को नरेश रीना के घर आकर कहता है, दादी, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। रीना भी वहीं बैठी सब्जियां काट रही थी। नरेश की जाने की खबर सुनकर उसने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी बेचैनी वह शायद बयां ही नहीं कर सकती थी, मानो उसकी कोई अमूल्य चीज छिनने वाली हो। मैं तो यही चाहती थी, फिर क्यों मेरा दिल इतना रो रहा है? रीना ने मन ही मन सोचा। उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से उसकी उंगली कट गई। नरेश दौड़कर आता है और दादी से शक्कर मांगकर उसकी चोट पर लगाने लगता है। फिर वह रीना से कहता है, जब तन और मन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हों तो ऐसा होना तो स्वाभाविक है। रीना नरेश की इस बात का मतलब तो समझ रही थी, पर उसे खुद को पत्थर बनाकर रखना था, वरना जो वह आज कमज़ोर पड़ी तो उसके सारे जज्बात बाहर आ जाएंगे। जब रीना चुप रही तो नरेश ने कहा, ठीक है दादी, अब मैं चलता हूँ। इतने में उसका फ़ोन बज उठा और वह हेलो कहकर बाहर निकल गया। रीना भी उसके पीछे गई, शायद आखिरी दफ़ा उसे देखने। नरेश फ़ोन पर बात कर रहा था, नहीं माँ, पता नहीं, मैं बड़ा ही बेचैन हूँ। ये सच है कि मैं भी इस शादी को नहीं निभाना चाहता था, पर आज यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाते हुए, उसे छोड़कर जाते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है। जिस दिन से मैंने यहाँ अपने कदम रखे हैं, बस उसकी तरफ ही खिंचा चला गया। ये जानते हुए भी कि उसकी हालत कैसी है, मैं उससे खुद को दूर नहीं रख पाया। आज जब उसने खुद ही मुझे मना कर दिया, फिर भी उसके पास ही जाने को मन कर रहा है मेरा। मैं क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रीना ये सारी बातें सुन लेती है और रोते रोते अपने घर के अंदर चली जाती है। दादी भी उसकी हालत समझ लेती है, पर वह जानती थी कि ये सुरेश की बेटी है, एकदम जिद्दी, एक बात जो ठान लियो वो करके ही दम लेवेगी। अगले दिन नरेश जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में कस्बे का एक आदमी नरेश के पास आकर कहता है कि रीना की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। नरेश दौड़ता हुआ रीना के घर पहुंचता है, जहां रीना बुत बनी बैठी थी। नरेश ने रीना से पूछा, अचानक से दादी को क्या हुआ? कल तक तो ठीक थी। रीना एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, इस बुढ़िया ने अपनी चाल चल दी। नरेश अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम मुस्कुरा रही हो। कहीं वापस से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रीना बोली, मेरा दिमाग कभी सही होना ही नहीं चाहिए था, तो सारे झंझटों से बच जाती। दादी को लगा, इसके मर जाने से मैं आपसे अपना ब्याह नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मैं इसके भरोसे ही तो आपसे शादी को इनकार कर रही थी, तो इसीलिए इसने खुद को ही हटाना मुनासिब समझ लिया। नरेश ने हैरानी से पूछा, तुम यह सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तब रीना ने नरेश को एक दूध का ग्लास दिखाया, जिसमें धतूरा कूटकर मिलाकर पिया था दादी ने। नरेश रानी से बोला, अगर तुमने यह सब ना किया होता तो शायद दादी आज जिंदा होती। रीना बोली, पर अब भी मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। ये मत समझिएगा कि दादी के न रहने पर मैं अपने रिश्ते को मान लूँगी। आप चले जाइए सर जी, दादी ने अपनी मर्जी चला ली, अब मैं भी अपनी मर्जी की मालिक हूँ। इतना सुनकर नरेश गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और इधर रीना अकेले में अपने कमरे में बैठी अपनी दादी को याद करके रो रही थी। रोते रोते ही वह दादी से कहती है, दादी, इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे एक बार भी मेरी हालत नहीं जाननी चाहिए? एक बार भी अपनी रीना से नहीं पूछा कि तू काहे ऐसा कर रही है? ठीक है,
जब आपको अपनी ही मनमानी करनी थी, तो फिर अब मैं भी अपनी ही मनमानी करूँगी। मैं भी वैसा ही करूँगी जैसा मेरा मन कहेगा। मैं यह कस्बा ही छोड़कर चली जाऊँगी। वहाँ चली जाऊँगी जहाँ मुझे कोई ना पहचानता हो। बस एक बार आपके सारे क्रियाक्रम संस्कार हो जाएं। और भी बहुत कुछ रीना अपनी दादी से कहे जा रही थी कि तभी पीछे से नरेश आकर कहता है, आखिर कहाँ जाना चाहती हो तुम? कहो तो मैं छोड़ दूँ। नरेश अभी तक गया नहीं। जितना हैरान आप हो गए होंगे ये देखकर, उससे भी कहीं ज़्यादा रीना हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए नरेश से बोली, क्या बात है सर जी, कुछ भूल गए क्या यहाँ, जो फिर से आ गए? नरेश बोला, सोच कर तो गया था कि यहाँ से जाने के बाद सब कुछ भूल ही जाऊँगा, पर क्या करूँ, उससे पहले ही मेरी सब भूल दूर हो गई। या यूं कह लो कि किसी ने मेरी सब भूल दूर कर दी और अब इस भूल भुलैया में से सब कुछ निकालने आया हूँ। रीना नरेश की बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी, इसीलिए वह बस उसे देखे जा रही थी। तभी नरेश की माँ पीछे से आकर कहती है, रीना बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा। तब रीना आश्चर्य से उसकी माँ को देखने लगी और नरेश ने कहा कि रीना, मुझे माँ ने सब बता दिया है कि वह तुम्हें तुम्हारी हालत की वजह से पसंद नहीं कर रही थी। इसीलिए उन्होंने तुम्हें तार भेजकर तुमसे कहा था कि तुम मुझसे कोई रिश्ता मत रखो, और इसीलिए तुम ये सब नाटक कर रही थी। लेकिन अब माँ को भी सब समझ आ गया है कि तुम वास्तव में बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसीलिए अब माँ हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार है। नरेश की बात सुनकर रीना नरेश की माँ को देखने लगी तो उन्होंने रीना के आगे हाथ जोड़ लिए और बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दो और मेरे बेटे के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। मेरे बेटे को अपना लो, वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने रीना को अपने गले लगा लिया। अब सारे गिले शिकवे मिट चुके थे और नरेश की माँ ने दादी के सारे संस्कार होने के बाद कस्बे में ही पूरे कस्बे के सामने नरेश और रीना की दोबारा शादी कराकर उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अब हर तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।